नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि मस्त स्वस्थ और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, इसी जोश के साथ हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। इससे पहले हम बता दें कि युद्धों की जो सीरीज चल रही है उसमें यह पानीपत का द्वितीय युद्ध पढ़ना है। इसके पहले जितने भी युद्ध हुए हों, चाहे तराइन का हो, पानीपत का प्रथम युद्ध हो या फिर और भी बहुत सारे युद्ध, सभी इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पानीपत का युद्ध। देखिए, पानीपत का युद्ध तो 1556 ईस्वी में हुआ, यह सभी को मालूम है। और हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में हुआ। हालांकि अकबर लड़ा नहीं था, यह बैरम खान के संरक्षण में था। इसकी तरफ से इसके सेनापति बैरम खान और एक जमान खान नाम के थे, वही दो लड़े थे। ठीक है, इसके सेनापति। देखिए, इस युद्ध में एक ऐसा चीज़ हुआ, मतलब ऐसा हेमचंद्र की कहें तो किस्मत खराब थी या फिर लक खराब था या फिर उसका यह दिन ही बुरा था। यानी कि युद्ध के आखिरी क्षण में कुछ ऐसा हुआ कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि एकदम जीतने वाला था, यानी कि अगले ही पल जीतने वाला था, कुछ ऐसा हुआ कि यह इसको एकदम हार का सामना करना पड़ा और यहीं से मुगल सत्ता एक बार फिर से वापस सत्ता में आ गई। अगर विक्रमादित्य की उस दिन किस्मत अच्छी रही होती या फिर इसका जो लक कहें या फिर जो कुछ भी कहें अच्छा रहा होता, तो आज जो हम लोग पढ़ते हैं ना मुगल सल्तनत का, मुगल काल, तो मुगल काल आज हम लोग को पढ़ने नहीं पड़ता। और अकबर शाहजहाँ ताजमहल भी देखने को नहीं मिलता अगर यह वाक्य हेमचंद्र के साथ घटाना होता। अब ऐसा क्या हुआ युद्ध के आखिरी पल में, इसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो में पूरा हम डिटेल से बताएंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, युद्ध तो हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। ठीक है, लेकिन इसके पहले यानी कि बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं कि इसके पहले क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड, बैकग्राउंड। देखिए, इसके पहले पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में खत्म हो चुका है। बाबर का आगमन 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत के युद्ध के जीतने के पश्चात। और उसी के जीतने के पश्चात आगे क्रम में बाबर ने खानवा का युद्ध जीता, चंदेरी का युद्ध जीता और घाघरा का युद्ध जीता। ठीक है, एक एक वर्ष के अंतराल पे पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ठीक है, और उसके मतलब घाघरा के युद्ध जीतने के कुछ समय बाद ही, यानी कि लगभग 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब बाबर की मृत्यु हुई तो उसका बेटा था हुमायूं। हुमायूं आया शासन में, यानी कि सत्ता में आया हुमायूं। हुमायूं सुल्तान बना और हुमायूं सुल्तान बना, लेकिन ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। देखिए, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। ठीक है, तो शेरशाह ने क्या किया, हुमायूं को पूरे भारत से ही खदेड़ दिया बिलग्राम और चौसा के युद्ध में। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को ज़बरदस्त लताड़ लगाया और उसको खदेड़ दिया पूरे भारत से। ठीक है, अब देखिए, अब शेरशाह शासन कर रहा था भारत पे और अगले ही साल, मतलब कुछ ही साल बाद 1545 में ही शेरशाह गया था कलिंजर युद्ध, यानी कि कलिंजर दुर्ग पे विजय करने के लिए गया था। लेकिन वहाँ पर एक बारूद का गोला इसने दागा और लेकिन वह बारूद का गोला वापस टकरा कर आ गया और शेरशाह, कहा जाता है कि वहाँ बारूद वाले भाग में खड़ा था और उसमें आग लगी और शेरशाह की भी मृत्यु होगी 1545 ईस्वी में। अब देखिए, जब शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, इसका पुत्र था इस्लाम शाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी का पुत्र था इस्लाम शाह सूरी। 1553 ईस्वी में इसने अपने सत्ता संभाल लिया, शेरशाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह। ठीक है, अब देखिए, इस्लाम शाह सूरी अपना सत्ता चला रहा है, लेकिन इस्लाम शाह सूरी का एक पुत्र था फिरोज शाह। यह लगभग देखिए, इस्लाम शाह की भी मृत्यु होगी जल्दी, लेकिन इसका पुत्र था 11-12 साल का था फिरोज शाह तुगलक नहीं, फिरोज शाह सूरी। ठीक है, यह 11-12 साल यानी छोटा ही था, लेकिन इसके मामा ने इसको मार करके सत्ता अपने हाथ में ले लिया और सूर्यवंश की ओर से सिकंदर शाह सूरी अगला सुल्तान बना। और देखिए, इधर जब मरा शेरशाह सूरी तो उसका पुत्र आया, वह भी कुछ समय शासन किया, चला गया। अब उधर हुमायूं था, हुमायूं कहाँ पर भाग गया था, भाग करके हुमायूं चला गया था। अलग बात है कि हुमायूं जो है लाहौर चला गया था, फिर अफ़गानिस्तान, फिर काबुल गया, फिर धीरे धीरे अपना सेना बढ़ाने लगा। इधर जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु की खबर पाया हुमायूं, तो हुमायूं ने अपनी सेना जुटा करके वापस दिल्ली पर, यानी कि वापस यहाँ पर सूर्यवंश के शासक पर युद्ध करने के लिए वहाँ से चल दिया। अब देखिए, सिकंदर शाह सूरी जो कि सूर्यवंश का अगला शासक था, उसके और हुमायूं के बीच में ज़बरदस्त टक्कर हुआ और इस टक्कर के पश्चात सिकंदर शाह सूरी तो बेचारा हार गया
हार क्या गया, उसका कुछ जो राज्य था कुछ हिस्सा चला गया और उस हिस्सा को दिल्ली और आगरा कहते हैं। दिल्ली और आगरा पर हुमायूं ने कंट्रोल कर दिया, ठीक है। जिसे भगा दिया था शेर शाह सूरी ने भारत से, वह भाग गया था लाहौर, अफगानिस्तान, काबुल, कहाँ कहाँ नहीं घुमा। वहाँ से घूमते हुए वापस सिकंदर शाह सूरी पर आक्रमण किया और दिल्ली और आगरा पर हुमायूं पुनः कंट्रोल कर लिया है। अब देखिए, अब सूर्यवंश का अगला शासक था, यानी कि एकदम आखिरी शासक था आदिल शाह सूरी। कौन? सूर्यवंश का एकदम आखिरी शासक कौन है? आदिल शाह सूरी। अब आदिल शाह के सूरी के प्रधानमंत्री या फिर सेनापति जो भी कह लें, यही था कौन? इसका सेनापति या प्रधानमंत्री कौन था? हेमू। हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य। देखिए, हेमचंद्र विक्रमादित्य जबरदस्त बहादुर था। उसने अपनी बहादुरी की बहुत सारी मिसालें पेश की थी। उसने लगभग 22 युद्ध लड़ा था अपने जीवन काल में, लेकिन एक भी युद्ध नहीं आ रहा था। लेकिन जो यह युद्ध लड़ेगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध, इसमें इसकी किस्मत खराब कहें या फिर जो भी कुछ कहें, बेचारा इसमें हार जाता है, ठीक है। और इसी के हारने के साथ ही मुगल सत्ता दोबारा वापस में आ जाती है। लेकिन देखिए, आदिल शाह सूरी सूर्यवंश का शासक है और यह नहीं लड़ेगा हुमायूं से, ठीक है। हुमायूं तो देखिए, हुमायूं नहीं रहा, ठीक है। पहले यहाँ देख लीजिए, 26 और 27 जनवरी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई? बेचारा वापस सत्ता में तो आ गया था दिल्ली और आगरा पे, लेकिन अपने पुस्तकालय में कहा जाता है कि पुस्तक पढ़ रहा था या फिर उसके सीढ़ियों से गिर गया, और गिर गया तो उसी में सीढ़ी से ढकरा कर आया बेचारा, उसके सिर में चोट लगी और मृत्यु हो गई हुमायूं की, ठीक है। अब हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब देखिए, हुमायूं दिल्ली और आगरा पे कंट्रोल किया था और इसकी मृत्यु हो गई। और इधर सूर्यवंश का आखिरी शासक था आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी का सेनापति या फिर प्रधानमंत्री जो भी कुछ कह लें, इसका दाहिना हाथ या फिर इसके दरबार का सबसे बहादुर पराक्रमी प्रचंड योद्धा कौन था? हेमू। हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य। अब आदिल शाह सूरी स्वयं नहीं लड़ेगा, इसकी ओर से लड़ेगा हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। हेमचंद्र विक्रमादित्य इतना उदार था, इतना पराक्रमी था कि सेना भी इसका सम्मान करती थी, ठीक है। और सेना इसका सम्मान करती थी, लोगों का इसमें विश्वास था। और मुगल जो थे शेर शाह सूरी, मुगल जो थे हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से ही कांपते थे। अगर दिख जाता था हेमचंद्र विक्रमादित्य तो मुगल लोग अपना रास्ता बदल करके भाग जाते थे। इतना बड़ा बहादुर था हेमचंद्र विक्रमादित्य। लेकिन आखिर क्या हुआ, कैसे हार गया, तो उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। देखिए, इधर हुमायूं की मृत्यु हो गई और इधर आदिल शाह सूरी की ओर से लड़ेगा हेमू। अब देखिए, हुमायूं की तो मृत्यु हो गई है। अब हुमायूं का बेटवा था अकबर, ठीक है। अकबर, जब हुमायूं मरा उस समय अकबर की मात्र 13-14 साल उम्र थी, यानी कि छोटा था, नाबालिग था। तो नाबालिग था तो उसके एक सेनापति थे बैरम खान। बैरम खान बहुत बहादुर इंसान थे, ठीक है। उन्हीं की संरक्षण में सुल्तान बना अकबर, ठीक है। अकबर देखिए अब सुल्तान बन चुका है। अब अकबर सुल्तान तो बन चुका है, लेकिन यह युद्ध नहीं लड़ेगा। इसके ओर से लड़ेंगे बैरम खान और इधर से लड़ेगा मतलब सूर्यवंश के शासक की ओर से लड़ेगा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि अपने पकड़ के, अपने विश्वास के कारण धीरे धीरे इधर सूर्यवंश की ओर से प्रमुख हो चुका है, ठीक है। सोल्जर्स का एकदम मसीहा हो चुका है, हमेशा सोल्जर का साथ देता है। सोल्जर्स पे देखिए, उस समय जो सेना को पैसे नहीं दिया जाता था, लेकिन जो हेमचंद्र विक्रमादित्य आ गया था, यह सेना को पैसे देता था, हमेशा सेना के साथ रहता था। तो थोड़ा सा तो हेमचंद्र के बारे में जानने को बनता है। तो देखिए, हेमचंद्र यानी हेमू के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हेमचंद्र राजा विक्रमादित्य हेमू का जन्म, ठीक है, मेवात यानी कि राजस्थान, मेवात के रिवाड़ी के एक अति सामान्य परिवार में हुआ था, यानी बचपन की बात बता रहा है यह। अपने व्यक्तित्व गुणों तथा कार्य कुशलता के कारण यह आदिल शाह के दरबार में प्रधानमंत्री बना तथा और राज्य कार्य को संचालन में बड़े योग्यतापूर्वक काम करता रहा। और आदिल शाह स्वयं अयोग्य था, ठीक है, तभी ना इसकी ओर से लड़ा। आदिल शाह अयोग्य था और अपने कार्यों का भार वह हेमू पर डालते रहा। यही कारण है कि सूर्यवंश का सत्ता धीरे धीरे हेमू के हाथ में आ जाती है। अब देखिए, जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय आदिल शाह मिर्ज़ापुर के पास चुनार में रहता था। आदिल शाह सूरी मिर्ज़ापुर के पास चुनार में रहता था और हुमायूं की मृत्यु के समाचार सुनकर हेमू अपने स्वामी की ओर से युद्ध करने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। यानी कि कहाँ था उस समय? हेमू था उस समय बंगाल साइड था, ठीक है। वह ग्वालियर होते हुए आगे बढ़ा और आगरा दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। और हेमचंद्र विक्रमादित्य देखिए कहाँ कहाँ अपना अधिकार जमा लिया। देखिए सुनिए, हेमचंद्र जो था उधर से लड़ते हुए बंगाल हो गया, बयाना हो गया, इटावा हो गया, ठीक है, विधुना और लखना, संभल, कालपी, इधर से जितने भी मुगल मिले सबको भगाते हुए आया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था हुमायूं बेचा मर गया है और इसका छोटा सा लड़का है, वो क्या कर लेगा। तो उधर से सबको हराते हुए आया और आ करके दिल्ली में एक था तबरेज खान। क्या था?
तरदी बेग खां, ठीक है, यहाँ पर लिखा है तरदी बेग खां, दिल्ली का बहुत बड़ा सुल्तान हुआ करता था मुगल की ओर से। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य आया और तरदीब खान को एकदम ज़बरदस्त लखेत दिया, बहुत मार मार के भगाया उनको। और तरबीब खान वह पहुँचे, धीरे कहाँ पहुँचे, अकबर के पास। और अकबर से कहे महाराज आप भी इसकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए या फिर हेमू के ऊपर आक्रमण मत कीजिए, बहुत बड़ा बहादुर है। तो अकबर को बुरा लग गया, तो अकबर ने उसका तुरंत गर्दन काट दिया तरदीब बेग खान का, ठीक है। अब देखिए इस विजय से हेमू के पास काफ़ी धन और लगभग 1500 हाथी एक विशाल सेना एकत्र हो गई। दिल्ली पर आक्रमण किया था ना तरदीब बेग खां के पास, तो इसके पास वहाँ की धन दौलत और 1500 हाथी और बहुत सारी सेना इकट्ठा हो गई। और बहुत सारी सेना की टुकड़ियों के लेने के पश्चात, ठीक है, उसने प्राचीन काल के अनेक प्रसिद्ध हिंदू राजाओं की उपाधि धारण की और अंत में सर्वोच्च राजा विक्रमादित्य अथवा विक्रमजीत की उपाधि धारण की, ठीक है। बहुत बड़ा बहादुर था, 22 युद्ध लड़ा था, एक भी नहीं हारा था, इसी के कारण यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। यह थी तो बैकग्राउंड हेमू के बारे में। अब हम लोग चलते हैं पानीपत के मैदान में, यानी पानीपत के द्वितीय युद्ध की पृष्ठभूमि हम लोग तैयार करते हैं कि आखिर कैसे तैयार हुई इसकी पृष्ठभूमि। तो देखिए पानीपत के द्वितीय युद्ध की पृष्ठभूमि। अब देखिए 24 जनवरी, कहीं के 24, 25 या 26 दिया रहता है, मुगल शासक हुमायूं का दिल्ली में निधन हो गया, ठीक है। कैसे निधन हुआ, सीढ़ी से गिर गया बेचारा ढगरा करके। और उसके बाद उसके किशोर बेटा दिल्ली की गद्दी मिली और उस समय अकबर केवल 13 साल का था, ठीक है। और 14 फरवरी 1956 को पंजाब के कालानौर में उसका राज्याभिषेक हुआ। किसका, अकबर का राज्याभिषेक हुआ। इस समय मुगल शासक केवल काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ काबुल में था जब इसका बाप मरा, यानी कि हुमायूं, तो यह कहाँ था, काबुल में था। अब देखिए क्या हुआ, इधर 1556 ईस्वी में दिल्ली की एक लड़ाई में हेमू ने अकबर की सेना को पराजित कर दिया। वही तरदीब बेग खान वाली बात बता रहा है। उसके बाद समस्त उत्तर भारत का शासक बन गया हेमू विक्रमादित्य, यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसके पहले हेमू अफगान शासक आदिल शाह की सेना में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया था, ठीक है, हमने पहले बताया। और उसी सर्वोच्चता के कारण, उसी अपने गुण के कारण धीरे धीरे सूर्यवंश अयोग्य साबित होने लगा और हेमचंद्र विक्रमादित्य उस पर अपनी पकड़ बना लिया। अब देखिए हेमू एक हिंदू राजा था, ठीक है, बहुत से बहादुर सेनापति थे उसके पास। और 1553 से 56 के दौरान आदिल शाह की सेना में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए पंजाब और बंगाल के बहुत सारे युद्ध जीते थे हेमू ने। अब देखिए जनवरी 1956 में जब हुमायूं की मौत हुई तो उस समय हेमू बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को मार करके वहाँ से विद्रोह पर काबू पा लिया। और हमने बताया वहाँ से सबको मारते हुए भगाते हुए बयाना हो गया, इटावा हो गया, बिधुना हो गया, लखनऊ हो गया, संभलपुर हो गया, सबको मार के भगाते हुए दिल्ली पर आया था। और तरदीब बेग खां को मार करके भगाया था। वह भागा था अकबर के पास और कहा था महाराज ये बहुत बड़ा पराक्रमी है, आप भी इसकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अकबर ने क्या किया, तरदीब बेग खां को मार दिया कि ससुर आके हमको बता रहे हो कि वह कितना बहादुर है। अब देखिए आगे क्या हुआ। देखिए हुमायूं की मौत के बारे में सुनते ही उसने अपने सेना नायकों को वहां पर कब्जा करने के लिए भेजा और उन्होंने उत्तरी भारत में कई सारे युद्ध करते हुए आगरा पर हमला किया। आगरा का मुगल सेनापति वहां से युद्ध किए बिना ही भाग खड़ा हुआ। मुगल सेनापति वही तरदीब बेग खां की बात हो रहा है। और हेमू ने इटावा, कालपी और आगरा के प्रांतों पर अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। अब देखिए ग्वालियर में हेमू की सेना में हिंदुओं की भर्ती करके अपनी सेना को मजबूत किया हेमू ने। अब हेमू पहले ही दिल्ली और तुगलकाबाद की लड़ाई में मुगल सेना को 6 अक्टूबर को हरा दिया था और लगभग 3000 मुगलों को मार डाला था। जब वह दिल्ली पर आक्रमण किया था हुमायूं की मृत्यु के पश्चात, तो वहाँ पर लगभग 3000 मुगल थे, उनको वहाँ पर मार काट डाला था। अब आगे क्या हुआ, देखिए मुगल कमांडर तरबी बेग हेमू के कब्जे में दिल्ली से को छोड़कर बचे खुचे सैनिकों के साथ भाग गया था। अगले दिन ही दिल्ली के पुराना किला में हेमू का राज्याभिषेक हुआ। और उसके बाद यह मुस्लिम शासक के 350 वर्षों के बाद उत्तर में फिर से हिंदू शासन स्थापित हुआ, ठीक है। देखिए शुरुआती में वहाँ पर मुगल शासक यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे 750 ईस्वी से लेकर अभी तक शासन कर रहे थे। लेकिन यह पहली बार हुआ 350 साल में कि कोई हिंदू राजा दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया। लेकिन यह अधिकार ज़्यादा समय के लिए नहीं रहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही रहा। अब देखिए अब पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, हम लोग एकदम मैदान में आ चुके हैं। अब लड़ाई की बात होगी कि क्या क्या हुआ था उस दिन, ठीक है। देखिए दिल्ली और आगरा पर हेमू
के कब्जे से कालानौर में मुगल सेनापति परेशान हो उठे थे। और उधर अकबर के कई मुगल जनरलों को यह सुझाव दिया गया कि हमें हेमू की विशाल सेना को चुनौती दिए बगैर काबुल की तरफ लौट जाना चाहिए। और अकबर की सेनापति बैरम खान इस युद्ध के पक्ष में था, यानी कि अधिक लोग थे मुगल सेना में कि भाग चलो, यह बहुत बड़ा मतलब पराक्रमी, ये हम लोग को मार देगा। लेकिन अकबर का जो सेनापति था बैरम खान, यह पूरी तरीके से युद्ध में पक्ष में था कि हम युद्ध लड़ेंगे और हेमू को हराएंगे भी। अब देखिए, अकबर की सेना 5 नवंबर को दिल्ली की ओर कूच किया। ठीक है, दिल्ली को लड़ने के लिए अपने सैनिकों को सज धज के तैयार किया और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। और पानीपत के मैदान में, यह वही पानीपत का मैदान है जो कि आज से यानी कि इस समय से ठीक 30 साल पहले यानी कि 1526 ईस्वी में इसी मैदान में अकबर के दादा, ठीक है, अकबर के दादा कौन थे? बाबर। अकबर के दादा बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीती थी। अब 30 साल बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हो रही है बाबर के पोते में और हेमचंद विक्रमादित्य में। ठीक है, पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। लेकिन देखिए, अब देखिए, युद्ध के पहले यानी युद्ध में बैरम खान यानी कि जो अकबर का सेनापति था उसकी क्या रणनीति थी, वह क्या कर रहा था? तो युद्ध के मैदान में बैरम खान की रणनीति के तहत अकबर को लड़ाई में भाग लेने नहीं दिया गया। हमने बताया कि अकबर छोटा बच्चा था, 13 साल का था, उसीलिए इसे इसका जो संरक्षक था बैरम खान, इसे युद्ध में भाग नहीं लेने दिया गया। और युद्ध के क्षेत्र से 5 कोस दूर बैरम खान के साथ इसे तैनात कर दिया गया। और बैरम खान का मानना था कि एक 13 साल के किशोर को युद्ध के मैदान में नहीं जाना चाहिए। इसके बजाय उसने 5000 सबसे योग्य और वफादार सैनिकों की एक विशेष दस्ते के साथ अकबर को एक सुरक्षित स्थान पर तैनात कर दिया। ठीक है, यह जो दूसरी लड़ाई हुई इसमें अकबर भाग नहीं लिया था। इसकी तरफ से इसके सेनापति थे, 2 सेनापति थे, एक था बैरम खान और दूसरा था जमान खान, यही दोनों भाग लिए थे। अब देखिए, अकबर को बैरम खान के निर्देश में दिया गया कि अगर युद्ध के मैदान में मुगलों की हार हो जाती है तो वह काबुल की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। यानी कि देखिए, कहीं ना कहीं मुगल सेना को यह डर थी कि हमें विक्रमादित्य हरा देगा, यानी हेमू हरा देगा। इसीलिए उसने पहले से ही प्लान बनाया था कि अगर मुगल हारें तो अकबर, जिसको 5000 सेना देकर अलग कर दिया गया है, 5 कोस दूर रखा गया है, उसे कहा गया था कि अगर मुगल सेनापति हारे यानी मुगल हारे तो तुम बाबू इधर से लौट जाना काबुल, वापस मत आना, नहीं तो तुमको भी हेमू काट डालेगा। ठीक है, अकबर को यह कहा गया था। अब देखिए, हेमू ने अपनी सेना का स्वयं नेतृत्व किया। वह अब एक अजेय था, उसे पिछली सफलताओं से गर्व उसका देखिए, जो हेमू था पिछले 22 युद्धों को लगातार जीत चुका था, तो उसके अंदर एक अजीब सी साहस थी, अजीब सा गर्व था कि हम इतना जीते आए, हमें कोई हरा थोड़ी पाएगा। और सही भी बात था, उसके पास 1500 हाथी थे, हाथियों की विशाल सेना थी हेमू के पास, और लगभग तोपखाने भी थे, और 30,000 से अधिक राजपूत तथा अफगान अश्वारोही भी थे हेमू के पास। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए, युद्ध के मैदान में एकदम युद्ध हो रहा है। उस समय मतलब मौसम ठीक नहीं था, बारिश हुई थी, बीच में कीचड़ जैसा रास्ता था। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि युद्ध में हेमू की आंख में तीर लगने की वजह से, देखिए पहले कहाँ बताया था, देखिए हम इसके बाद में आपको बताते हैं। देखिए, जैसे युद्ध आरंभ हुआ तो युद्ध आरंभ होने के साथ हेमू अपने घोड़े पर बैठ करके पूरी तरीके से एकदम अपने पराक्रम के साथ लड़ाई लड़ रहा है, और इधर मुगल सेना भी अपनी लड़ रही है। देखिए, हेमू की सेना 2 टुकड़ी में ऐसे तैयार हुई थी और इधर थी मुगल सेना। मुगल सेना जैसे इधर आई और इधर से हेमू की सेना ने इसे पछाड़ दिया, और बीच में कीचड़ था। इसके बाद भी बावजूद भी बढ़ करके हेमू ने मुगल सेना का डट के सामना किया, और मुगल सेना में एकदम खलबली मच गई, इधर उधर अफरा तफरी मच गई, सब लोग भागने लगे। ठीक है, और इसी के साथ हेमू युद्ध लड़ता रहा। लेकिन युद्ध लड़ने के पश्चात वह अपनी पूरी बदन को कवच से ढका हुआ था, लेकिन आँख को तो ढकेगा नहीं, आँख खुली थी। लेकिन अचानक पतन कहाँ से, न जाने कहाँ से उड़ता हुआ बाण आया। ठीक है, उड़ता हुआ एक बाण आया और हेमू की आँख में लग गया। जैसे ही हेमू की आँख में लगा, हेमू तुरंत बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़ा। अब देखिए, हेमू बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़ा, यानी कि लगभग उसकी हार तय हो चुकी थी, क्योंकि अगर किसी भी सेना का सेनापति ही घायल हो जाए, सेनापति ही देखिए मेन होता है, अगर सेनापति हारा, युद्ध का राजा हारा तो युद्ध उसने हारा, अगर सेनापति जीता तो युद्ध भी जीता। तो इसका जो सेनापति हेड था हेमू, इसकी आंख में एक तीर आ गया। अब देखिए,
पूरी तरीके से युद्ध की एकदम काया पलटने ही वाली थी। सबको यह मालूम था कि हेमू ही जीतेगा, क्योंकि इसकी सेना अपार थी, इसका बल पराक्रम और लड़ने की कला सब कुछ अद्भुत थी। और मुगल सेना को भी लग रहा था कि हम एकदम हारने ही वाले हैं, लेकिन एकदम आखिरी पल में कुछ ऐसा हुआ जो कि पूरे युद्ध की पृष्ठभूमि को ही बदल दिया, पूरा युद्ध के नियम को, युद्ध को ही बदल दिया। वह क्या हुआ कि जब हेमू लड़ रहा था तो न जाने पतन कहाँ से उड़ता हुआ बाढ़ आया। अब देखिए, कोई दिखाता है कि अकबर ने मारा था, बैरम खान ने निशाना लेकर मारा था, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलता है। अब कहीं से उड़ता हुआ तीर आया और इसके हेमू की आंखों में लग गया, और जैसे ही आंखों में तीर लगा बेचारा हेमू अपने घोड़े से गिर पड़ा और नीचे बेहोश हो गया। अब जैसे ही बेहोश हुआ तो इसको बंदी बना लिया गया। अब देखिए, इसको बंदी बनाने के साथ, जैसा कि हमने पहले बताया, युद्ध में हेमू की आंख में तीर लगने की वजह से उसकी सेना में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या के होने के बावजूद भी उसे हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, हार का सामना करना पड़ा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके अकबर यानी कि अकबर के सामने पेश किया गया और कहा गया, महाराज उठाइए तलवार और हेमू की गर्दन को कलम कर दीजिए, यानी कि काट दीजिए। लेकिन अकबर था तो बच्चा ही, उसका हाथ कांपने लगा और उसने हेमू को मारने से मना कर दिया। ठीक है, तो हेमू को मारने से मना कर दिया, लेकिन जो उसका सेनापति था बैरम खां, उसने तलवार लिया और एक ही झटके में हेमू के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, हेमू को गिरफ्तार करके उसको मौत की सज़ा दे दी गई हेमू को। अब देखिए, अकबर ने उसका सिर काटकर काबुल के दिल्ली दरवाज़ा में प्रदर्शन के लिए भेज दिया। दिल्ली दरवाज़ा में प्रदर्शन, देखिए दिल्ली नहीं, उसके सर को काट करके कहाँ भेज दिया, काबुल में। और उसका जो धड़ था दिल्ली के पुराना किले के पास बाहर लटका दिया गया, ताकि और हिंदू देखें और उनमें खौफ बना रहे कि कोई भी वापस फिर से मुग़ल पर आक्रमण न करे। ठीक है, खौफ बना रहे, इसी के कारण अकबर ने हेमू का धड़ को दिल्ली दरवाज़ा पर टंगवा दिया। अब देखिए क्या हुआ। अब बचे थे हेमू की पत्नी। हेमू की पत्नी जो थी खजाने के साथ पुराने किले से भाग गई और उसका कोई पता आता नहीं चला। ठीक है, और बैरम खान ने हिंदुओं को सामूहिक हत्या का आदेश दिया, जो कि सालों तक चलता रहा। अब देखिए, जितने भी बच्चों खुचे सैनिक थे हेमू के, वह बच गए थे, लेकिन बैरम खान यानी कि मुग़ल क्या किए, सबको पकड़ करके सबके गर्दन को कलम कर दिए। और सबको गर्दन के कलम करने के बाद दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली किले के सामने उन सभी के गर्दनों की एक बहुत बड़े टीले को तैयार किए, ताकि लोगों में दहशत बना रहे, खौफ बना रहे कि कोई फिर से मुग़ल पर आक्रमण न कर पाए। अब देखिए, हेमू के रिश्तेदारों और करीबी अफगान समर्थकों को भी पकड़ लिया गया और उनको मौत की सज़ा यानी कि सजाए मौत दे दी गई। कई स्थानों पर कटे हुए सिरों की मीनारें बनाई गई। ठीक है, उनके सिरों की मीनारें बनाई गई। और हेमू का 82 वर्षीय पिता भाग गया, लेकिन 6 महीने बाद उसको पकड़ करके इस्लाम जबरन कबूल कराने की कोशिश किया गया, लेकिन उसने यानी कि हेमू के पिता ने, 82 वर्षीय पिता ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया और उसको भी यानी कि उनके पिता को भी मार दिया गया। ठीक है, और इस तरीके से शेर शाह सूरी का जो प्रधानमंत्री या फिर शेर शाह सूरी के एवज में बना था हेमचंद्र विक्रमादित्य, उसकी हार हुई और मुग़ल ने एक बार फिर से अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। अगर यही गलती से कहीं हेमू जीत जाता और मुग़ल हार जाते तो आज हम लोग को अकबर के बारे में यानी कि मुग़ल सल्तनत काल में पढ़ने को नहीं मिलता। अब ठीक है, उसको हम लोग को पढ़ने का लफड़ा नहीं रहता। लेकिन क्या हुआ कि उस दिन उसकी किस्मत ही ख़राब थी। हेमू की उड़ता हुआ तीर उसकी आंखों में लग गया और उसी के कारण हेमू जो था, हेमचंद्र विक्रमादित्य था, उनकी पराजय हुई और यहाँ से फिर से एक बार मुग़लों की सत्ता प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, तो इतना हमने आपको वीडियो में बताया इस युद्ध के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए, यह युद्धों की सीरीज़ चल रही है, इसके बाद अगला युद्ध यानी कि लगभग हल्दी घाटी का युद्ध आएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।